जब उसकी आँख खुली तो वो जंगल में अकेली थी। आयशे और बहारें वहाँ नहीं थीं। वो हड़बड़ा कर उठी। आयशे! बहारें! वो मदहोश अंदाज में उनको पुकारती दरख्तों के दरमियान आगे को भागी। हया, हम इधर हैं। आयशे ने कहीं करीब से पुकारा। वो आवाज़ का ताक़ुब करती उस घने झुंड तक आई तो देखा आयशे उन दरख्तों के पास कुल्हाड़ा पकड़े खड़ी थी। साथ ही बहारें ज़मीन पे बैठी थी, कटा तना साथ ही रखा था। तुम सो गई थी, तो मुझे लगा हमारी आवाज़ें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करें, सो हम सब इधर ले आए। हेर थी आयशे। उससे हफ़्वत से उन दोनों को देखा। तना, लकड़ियाँ, औज़ार, वो हर चीज़ बिना आवाज़ किए वहाँ से ले गई थी। वो भी सिर्फ उसके ख्याल से। उसे उन दो परियों की तरह मासूम लड़कियों पे बेहद प्यार आया। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। वो बहारी के साथ हुश घास पे बैठ गई। बहारी की गोद में सफ़ेद फूलों की लड़ी रखी थी। वो दोनों हाथों में एक मोटी सब्ज़ टहनी पकड़े उसके दोनों सिरे मिलाकर उनको बांध रही थी, यूं कि वो एक गोल सब्ज़ सा रंग बन गया था। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा गिफ्ट बना रही हूँ। तुम्हें पहेली समझ में आई? फौरन ही आ गई। बहुत आसान थी। और कम से कम इसके लिए उसे किसी फिलोसफर के गधों और कुत्तों वाले अक़वाल ज़रिए नहीं पढ़ने पड़े थे। आयशे की भी समझ आ गई थी, मगर ये मुझे नहीं बताती। ठीक करती है, ये तुम्हारा तोहफा है और तुम्हें खुद निकालना है। तोहफा खुशी के लिए होता है। अगर तुम इसे खुद खोज कर निकालोगी तो तुम्हें असली खुशी होगी, वरना तोड़कर भी निकाल सकती हो। आयशे ने कहा। आयशे ठीक कह रही है। वैसे ही पहेलियां कौन लिखता है? अब्दुल रहमान के पास हर काम के लिए बहुत से बंदे होते हैं। उससे किसी से लिखवा ली होगी। बहारे ने शाने उचकाकर कहा। गोया अब्दुल रहमान से बहुत मोहब्बत और अकीदत के बावजूद उसका ख्याल था कि वो उससे खुद नहीं लिखी थी, तो फिर शायद डॉली ने। बहारें बहुत महारत से सफ़ेद फूलों की लड़ी को सब्ज़ टहनी पर लपेट रही थी, यहाँ तक कि सब्ज़ रंग एक सफ़ेद फूलदार हल्के में तब्दील हो गया। तो उससे दोनों हाथों से वो ताज हया के सर पे रखा। बहारे गुल और आयशे गुल की तरफ से। उसके अंदाज पे काम करती आयशे ने मुस्कुराकर उसे देखा। बहारे गुल और आयशे गुल का बहुत शुक्रिया। उससे मुस्कुराते हुए सर पे पहने ताज को छुआ। मरी में ऐसे ताज अक्सर मिलते थे, मगर उनमें से कोई ताज इतना खूबसूरत ना था। कोई ताज इतना खूबसूरत हो भी नहीं सकता था। बहारें अब पजल बॉक्स और सुई धागा एहतियात से अपनी गुलाबी संभील में रखकर आयशे के साथ काम करवाने लगी थी। उससे भी उठना चाहा, मगर आयशे ने रोक दिया। तुम मेहमान हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। जब ठीक हो जाएगी तो करवा लेना। फिर काम खत्म करके बहारें ने चटाई बिछाई और बड़ी बास्केट से पानी की बोतल निकालकर हया और आयशे के हाथ धुलवाए। फिर लंच बॉक्सेस खोल खोल कर चटाई पे रखने लगी। ये तली हुई मछली है, ये सलाद है और ये मुर्गाबी का सालन है। खाना अभी तक गर्म था और उसकी खुशबू बहुत इश्तहाअंगेज थी। उसे याद था शुरू शुरू में वो और डीजे तुर्क खाने से कितनी मुतनफ़र हो गई थी, मगर चंद ही रोज़ बाद उनको तुर्क खाने से अच्छा खाना कोई नहीं लगता था। यूं सुनसान जंगल में दरख्तों के बीच ज़मीन पर बैठे ठंडी सी दोपहर में वो उसका पहला खाना था। इस संबोल की चहल पहल और हंगामा है ज़िंदगी से दूर एक तन्हा जजीरे पे, जहाँ वो खुद को फितरत से ज़्यादा करीब महसूस कर रही थी। खाना खाकर चीज़ें समेटकर वो लकड़ियों के छोटे छोटे गट्टे सरों पे उठाए ढलान से उतरकर वापस बगी तक आ गई। आयशे ने सारी लकड़ियां और औजार संदूक में रखे और फिर वो बगी को वहीं छोड़कर तुलसी समेत चल दी। उससे नहीं पूछा था कि वो किधर जा रही हैं। वो खुद को उन दोनों बहनों के रहमो करम पे छोड़ चुकी थी। फिर भी आयशे खुद से ही बताने लगी। अब हम साहिल की तरफ जा रहे हैं, मगर फ़ायदा कोई नहीं है। उसके साथ चलती बहारें ने ज़रा हल्की से सरगोशी की। वो जो दोनों पहलू से मैक्सी ज़रा से उठाकर चल रही थी, ज़रा चौंकी। वो क्यों? हम समंदर पे सीप चुनने जा रहे हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे किसी सीप से मोती नहीं निकलता और आयशे के हर सीप से मोती निकलता है। अच्छा, वो क्यों? अब्दुल रहमान कहता है आयशे के सीप से मोती इससे निकलते हैं क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं है। बहारें की सीप से मोती इससे नहीं निकलते क्योंकि बहारें हमेशा अल्लाह से बुरा गुमान रखती है। जिस दिन बहारें अच्छा गुमान रखेगी उस दिन मोती निकल आएंगे, और एक दफ़ा तो मोती निकला भी था। आगे चलती आयशे ने गर्दन मोड़े बगैर कहा। उसकी आखिरी बात पे हया ने सवालिया निगाहों से बहारें को देखा तो उससे इस बात में गर्दन हिला दी। हाँ,
बस एक ही दफ़ा मोती निकला था, सफ़ेद मोती, और वो बहुत खूबसूरत था। मैंने वो अब्दुल रहमान को गिफ्ट कर दिया। वो उसका क्या करेगा? तुम अपने पास रखती ना। जवाबन बहारे ने मलाल भरी, तुम नहीं समझ सकती वाली नसों से उसे देखा और सर झटका। साहिल का ये हिस्सा कदरे सुनसान पड़ा था। नीले समंदर की लहरें उमड़ उमड़ कर पत्थरों से सर पटकती और वापस लौट जाती। साहिल की रेत गीली थी और उस पे किनार में बहुत से पत्थर पड़े थे। कराची का साहिल रेत वाला होता था, मगर ये साहिल पत्थरों वाला था। वो चीज़ें महफूज जगह पर रखकर जूते उतार कर नंगे पाँव चलती पानी में आ खड़ी हुई। इधर समंदर अक्सर सीप डाल देता है, मगर रोज नहीं। आयशे पों पों भर पानी में चलती कह रही थी। लहरें उमड़ उमड़ करती, उससे टकराती और उससे घुटनों तक भिगोकर वापस चली जाती। वो तीनों एक दूसरे से फांसे पर खड़ी अपनी अपनी टोकरियां उठाए सीप ढूंढ रही थीं। पानी यकबस्ता था, आवाज़ सर्द थी। उससे पलट कर देखा तो आयशा और बहारें रेत से सीप उठा उठाकर अपनी टोकरियों में भर रही थीं, मगर उससे अपने पास कोई सीप नजर नहीं आया। वो मुतलाशी निगाहों से पानी की तह तले छलकती रेत को देखती आगे बढ़ रही थी। तभी एक तेज सहराई तो लड़खड़ा कर फिसली और कमल के बल रेत पे जा गिरी। सच शुगर के पत्थरों का साहिल चंद कदम दूर था। लहर वापस पलट गई। वो रेत पे गिरी पड़ी थी, मुकम्मल तौर पर भीगी हुई। उसकी चोटी भीग गई थी। रेत के सफ़ेद सरे बालों पर जा बजा लगे थे। वो दर्द से दुखी कमर को सहलाते बामुश्किल उठकर खड़ी हुई। आयशा बहारी ने उसे गिरते देखा, ना उठते। उससे भी वावेला ना किया। पानी का दर्द आग के दर्द से कम ही होता है। वो बर्दाश्त कर गई। उससे गिराने वाली लहरें उससे कदम में एक सीप डाल गई थीं। उससे चुपकर सीप उठा ली। वो एक शामी कबाब के साइज जितना था और उसका होल सफ़ेद सुरमाई और गुलाबी रंगों से बना था। ओह, तुम तो भीग गई। ठहरो, ये शॉल ले लो। पत्थरों के पार चटाई पे बैठते हुए आयशे ने फिक्रमंदी से उसे देखा और एक शॉल टोकरी से निकाल कर दी, जो उससे शानों के गिर्द लपेट ली। चलो अब सीप खोलते हैं। वो तीनों तकोन की सूरत बैठ गईं, अपनी अपनी टोकरियां अपने सामने रखे। आयशे ने बड़ा सा चिपटे प्लेट वाला छुरा उठाया और अपनी एक सीप निकाल कर फिर उसके होल के दोनों हिस्सों के दरमियानी दर्ज में रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सीधा सीधा छुरा चला दिया। चटकने की जरा सी आवाज़ आई। आयशे ने छुरा एक तरफ रखा और दोनों हाथों से सीप के होल को यूं खोला जैसे कोई किताब खोलते हैं। अंदर मौजूद समुद्री जानवर का गूदा खून आलूद था। वो मर चुका था, मगर उसके ऊपर एक मटर के दाने जितना सफ़ेद मोती जगमगा रहा था। आयशा नरमी से मुस्कुराई और प्लकर से मोती उठाकर उससे एक महमलीन थैली में डाला। वो मसहूर से ये सारा अमल देख रही थी। बहारें अलबत्ता आलती पालती मारे बैठी, हथेलियों पर चेहरा गिराए मुंह बसूरे आयशे को देख रही थी। आयशे ने एक के बाद एक अपनी सातों सीपें खोली। इस सब में से मोती निकले। 7 मोती उसकी मखमलीन थैली में जमा हो चुके थे। फिर उससे छुरा बहारी की तरफ बढ़ाया। अब तुम खोलो। बहारी ने बेदिली से छुरा पकड़ा और एक एक करके अपने 5 सीप खोले। उनके अंदर सवाए खून आलूद मुल्सुक के कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, 7 तो निकल आए हैं, ये भी तुम्हारे हैं। आयशा ने नरमी से उसका गाल थपथपाया। वो खफा खफा सी बैठी रही। हया ने छुरा पकड़ा और सीप के दोनों हिस्सों के तर्ज में रखा, फिर दिल मजबूत करके छुरा चलाया। लम्हे भर को उसे यूं लगा जैसे उससे किसी नर्म से गोश्त को काट दिया हो। बहारे और आयशे मुंतजिर से उसे देख रही थी। उससे सीप के दोनों हिस्सों को पकड़े रखे, किसी किताब की तरह उसे खोला। समंदरी जानवर के खून आलूदा लोथड़े के सिवा सीप में कुछ ना था। वो मोती से खाली था। उससे बहारी की सी बेदिली से सीप एक तरफ डाल दी। तुम दोनों ने पहले से सोच लिया था कि तुम्हारा मोती नहीं निकलेगा। कल से तुम अच्छे गुमान के साथ सीप चुनोगी। आयशा ने बेबसी से उन्हें देखकर कहा। वो दोनों यूं ही खफा खफा सी बैठी रहीं। रात बेहूक अदा पे स्याह चादर तान चुकी थी, जिसमें झिलमिलाते सितारे टिके थे। उसके कमरे की खिड़की के जालीदार पर्दे हटे हुए थे। उनसे मुकेश की वो स्याह चादर साफ दिखाई दे रही थी। वो गर्दन तक कंबल डाले पहलू के बल लेटी थी। लंबे बाल तकिए पे बिखरे थे। निगाहें खिड़की से नजर आते आसमान पे टिकी थीं। सुबह उससे आयशे से कहा था कि अब वो वापस जाना चाहती है, मगर उन दोनों बहनों के चेहरे पे इतनी उदासी आ गई और उन्होंने सिर्फ चंद दिन के लिए, जब तक उसकी हराशे और सारे जख्म मनमेल नहीं हो जाते और नील गायब नहीं हो जाते, उससे रुकने को कहा। तो वो रुक गई। उसे बयूकता अच्छा लगा था, या फिर शायद उससे ये खौफ था
कि अभी सब हांजी में लोग उसके चेहरे के ज़ख्मों के मुतालिक इस्तफसार करेंगे। वो इस पुरफ़िज़ा मुकाम पर मुकम्मल सेहतमंद होकर पहले जैसा चेहरा लेकर वापस पलटना चाहती थी और फिर पहियों का दाव उससे खींचता भी था। इस सफ़ेद महल में कोई मकनातीसी कशिश थी और उन 2 बहनों का हुलूस था जो उसे बाँधे रख रहा था। वो घर आयशे गुल का था। यही वो दिल से सारे बोझ उतार देने वाला एहसास था जिसके बायस वो इधर रुक गई थी। सबाची से आजकल स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियां थीं और ब्रेक खत्म होने तक वो इधर रह सकती थी। अभी वापस जाना दूसरों को अपने बारे में मशकूक करना होगा। चेहरे के जख्म भरने में भी वक्त था और दिल के पता नहीं कब भर पाएंगे। एक लम्हे के लिए उसने अपने दिल को टटोला, कहीं वो इस घर में इससे तो नहीं रुक रही कि उसका ताल्लुक अब्दुल रहमान पाशा से है। मगर नहीं, उसके दिल में तो जिहान सिकंदर के अलावा किसी की गुंजाइश ना थी। ठीक है, पाशा ने उस पे बहुत बड़ा एहसान किया था और वो उसकी ममनून थी, मगर उसके दिल में पाशा के लिए कोई नरम गोशा नहीं पैदा हुआ था, हो ही नहीं सकता था। उससे अभी तक मोबाइल नहीं लिया था। आयशा ने कहा था कि कल तक उनके होटल का मुलाजिम मोबाइल और सिम पहुंचा देगा, बिल समेत। उससे अब्बा से कुछ पैसे आयशा के अकाउंट में मंगवा लिए थे ताकि वो अपने खराजात खुद उठा सके। अलबत्ता ना उससे अम्मा अब्बा और ना ही जिहान को बताया था कि वो इधर रह रही है। वो पहले ही उनसे दूर थी, जहाँ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता था। और फिर इस्तांबुल में अब्दुल रहमान पाशा की रिहाइश से बढ़कर महफूज जगह कोई ना थी, उसका अंदाज़ा उसे हो चुका था। मगर जिहान, जाने वो कैसा होगा। इतने दिन से उससे बात नहीं हुई थी। आखिरी दफ़ा उसे तब देखा था जब वो उसे तकसीम पे छोड़ने आया था। तब बुखार के बायस उसकी आंखें और नाक सुर्ख था। पता नहीं उसका बुखार ठीक हुआ या नहीं। उसे फ़ोन करने का सोचकर उठी और बाहर आकर गोल चक्कर सीना उतरने लगी। आखिरी सीढ़ी पे उसके कदम सुस्त पड़ गए। लिविंग रूम में अंगीठी थक रही थी और उसके सामने आयशे गुल सोफे पे पाँव ऊपर किए बैठी थी। हया की जानिब पुश किए वो हाथों में कुरान पकड़े पड़ रही थी। मुथर, धीमी खूबसूरत आवाज़ जो आयत के साथ ऊपर नीचे होती थी और आग वाले जन्नत वालों को पुकार पुकार कर कहेंगे कि डालो हम पर पानी में से या उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है। वो कहेंगे बेशक अल्लाह ने उन दोनों को हराम कर दिया है इनकार करने वालों पर। वो वहीं रेलिंग पे हाथ रखे साकित से खड़ी रह गई। एकदम से वक्त 5 रोज पीछे चला गया। वो कुर्सी से बंधी हुई उसी कमरे में घिरी पड़ी थी जिसमें बहुत सी आग थी। अलाव, अंगीठी, उबलता वैक्स, दुखती सलाखें उससे अपनी चीखें सुनाई दे रही थीं। पानी डालो मुझ पर, पानी डालो मुझ पर। वो अगले 3 रोज सोती जागती कैफियत में यही चिल्लाती रही थी। आयशे उसी तरह पड़ रही थी। बेशक अल्लाह ने उन दोनों को हराम कर दिया है इनकार करने वालों पर। वो लोग जिन्होंने अपने दीन को शुगल और खेल बना लिया था। वो बेदम से होकर वहीं आखिरी सीढ़ी पे बैठती चली गई। वो लोग जिन्होंने अपने दीन को शुगल और खेल बना लिया था और उनकी दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था। गीठी में जलती मसूई लकड़ियों से चिंगारियां उठ उठ कर फिजा में गुम हो रही थीं। वो यकटक गुमसुम सी दुखती लकड़ियों को देखने लगी। तो आज के दिन हम भुला देंगे उनको, जैसा कि वो अपनी उस दिन की मुलाकात को भूल गए थे और वो हमारी निशानियों का इनकार किया करते थे। दफातन आयशे ने किसी के सांस के तहत गर्दन मोड़ी। उसे यूं आखिरी सीने पे बैठे देखकर उसकी आंखों में फिक्रमंदी उभरी। उससे कुरान बंद किया और उठकर एहतियात से शेल्फ के ऊपरी खाने में रखा। फिर उसके साथ सीने पे आ बैठी। ऐसे क्यों बैठी हो हया? वो नरमी से पूछ रही थी। हया गुमसुम से उसका चेहरा देखी गई। स्कार्फ में लिपटा आयशे का चेहरा नीम अंधेरे में भी धमक रहा था। उसकी आंखें अब स्याह लग रही थीं। ये लड़की इतनी पुरसुकून, इतनी नर्म कैसे रहती थी हर वक्त? उसके चेहरे पे कोई धूल, कोई धुंध, कोई मुबहिमपन क्यों नहीं होता था? साफ शफाफ उजला चेहरा, मासूमियत, कम उम्री। हया, उसे धीरे से हया की बंद मुट्ठी पर अपना हाथ रखा। हया ने चेहरा जरा सा फेरा था। उससे रोशनी नहीं देखी जा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे की बहुत आदी हो चुकी थीं। ये दुनिया धोखे में कैसे डालती है आयशे? वो अब बिल्कुल भी उसे नहीं देख रही थी। वो अलाव को देख रही थी जिससे सुर्ख दायरे उड़ उड़कर फिजा में तख्लील हो रहे थे। जब ये अपनी चमकने वाली चीज़ों में इतना गुम कर लेती है कि अल्लाह भूल जाता है। क्या मुझे भी दुनिया ने धोखे में डाल रखा है? पहली दफ़ा धोखा इंसान भोलपन में खाता है।
अगर बार-बार खाए तो वो उसका गुनाह बन जाता है, और अगर किसी एहसास होने के बाद ना खाए तो उसे एक बुरी याद समझकर भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहिए। नए सिरे से ऐसे यू टर्न लेना आसान होता है क्या? इंसान का दिल चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, खूबसूरत लिबास पहने। क्या ये बुरी बात है? उसकी आवाज़ में बेबसी धर आई थी, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या गलत था, क्या सही, सब कटमट हो रहा था। नहीं, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, मगर उनको आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं बनना चाहिए। इंसान को उन चीज़ों से ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं, जिनकी ज़िंदगी लकड़ी के खिलौने बनाने, मछली पकड़ने और सच्चे मोती चुनने तक महदूद होती है। और कुछ लोग बड़े मकासद लेकर जीते हैं, फिर वो छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते। अया ने गैर इरादी तौर पे एक निगाह अपने कंधे पर डाली, जहाँ आज सीन के नीचे खू लिखा था। और जिनकी जिंदगी में बड़ा मकसद ना हो, वो क्या करें? वही जो मैं करती हूँ, इबादत। हम इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, सो हमें अपने हर काम को इबादत बना लेना चाहिए। इबादत सिर्फ रोज़ा, नवाफिल और तस्बीह का नाम नहीं होता, बल्कि हर इंसान का टैलेंट भी उसकी इबादत बन सकता है। मैं बहारी के लिए फूलों के हार और आने के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी ये सिला रहमी मेरी इबादत है। मैं पज़ल बॉक्सेस और मोतियों के हार बेचती हूँ। मेरा ये रिस्क तलाशना मेरी इबादत है। ये छोटे-छोटे काम करते-करते इंसान बड़े-बड़े मकासद पा लेता है, और इंसान इन चीज़ों के लिए मजबूती कहाँ से लाए? हया, मुझे लगता है हम लड़कियों ने अपने ऊपर फ्रेजिल स्टिकर्स, नाजुक स्टिकर्स लगा रखे हैं। फ्रेजाइल स्टिकर्स समझती हो ना? वो जो नाजुक अशिया की पैकिंग के ऊपर चिपका किए होते हैं और उन पे लिखा होता है हैंडल विद केयर। वो स्टिकर्स हम लड़कियां अपनी पेशानी पे लगाए रखती हैं। फिर किसी का जरा सा तंज हो या बेजा बड़ी डांट, जरा सा कांटा चुभ जाए या दिल टूट जाए, हम खंटूर होती हैं। अल्लाह ने हमें इतना नाजुक नहीं बनाया था, हमने खुद को बहुत नाजुक बना लिया है। और जब हम लड़कियां इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगी तो हमें ज़िंदगी में बड़े मकसद नजर आ जाएंगे। आयशे खामोश हो गई। अब लिविंग रूम में सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज़ आ रही थी। आयशे गुल, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। वो थकान से जरा सा मुस्कुरा कर बोली तो आयशा धीरे से हंसी। तुम भी बहुत प्यारी हो, ये तो तुमने मुरव्वत में कहा। अच्छा आयशे, मैं कल से तुम दोनों के कमरे में सो जाया करूं। मुझे ऊपर वाले कमरे में तन्हाई महसूस होती है। ठीक है, फिर हम कल अपने रूम की सेटिंग बदल देंगे। बड़ा वाला डबल बेड गेस्ट रूम से इधर ले आएंगे। आयशा उठते हुए बोली। उससे मुस्कुराकर धीरे से सर हिला दिया। जो भी था, आयशा की बातें उसके दिल को बहुत उलझा दिया करती थी। वो कभी भी जिंदगी में ऐसे तसबसब और शशोपंच में मुब्तला नहीं रही थी, जिससे अब गुजर रही थी। अगले रोज उसे मोबाइल तो होटल ग्रैंड, वो होटल जो प्रयोग अदा में ए आर पाशा का घर समझा जाता था, एक मुलाजिम ने सिम समेत ला दिया। मगर बेड वो शिफ्ट न कर सकी कि वो खुल नहीं रहा था। उन्होंने ये काम एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया। सो रात को जब वो सोने लगी तो ऊपर अपने कमरे में अकेली ही थी। आंखें बंद करते ही उसके सहन के पर्दों पे वही रात, दुखती सुलाखें और भड़कता अलाव छाने लगा। तो वो मुस्तरब सी उठ बैठी। वो रात उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, उसके मस्से ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। पहले वो सफ़ेद फूल और पाशा का ताकुब, और अब ये यादें। अगर वो उस रोज़ अकेली मिसेस अब्दुल्ला के घर से ना निकलती, और अगर 5 माह कब वो उस चैरिटी लंच पे उस 5 स्टार होटल में ना गई होती, तो ये मस्से पेश ना आते। उससे बहुत इसराब से सोचा था। यकीनन पाशा उसी चैरिटी लंच में मधु होगा। उसे उस सफ़ेद महल में जगह जगह पाशा और रानी की तस्वीर हमेशा नजर आई थी, और अब तक तो उससे अब्दुल रहमान पाशा की शक्ल हिफ्स हो चुकी थी। उससे आंखें बंद करके याद करने की सही की। क्या उससे उस लंच में पाशा को देखा था? उससे फ़ोन नंबर्स याद नहीं रहते थे, क्योंकि वो उन्हें याद रखने की कोशिश नहीं करती थी। हाँ, उसके बचपन में होता था, वो डायरी पे नंबर लिखने और ज़ुबानी याद करने का रिवाज। मगर जब से मोबाइल कल्चर आम हुआ था, उससे फ़ोन बुक पे में नंबर्स महफूज करके उन्हें याद करना छोड़ दिया था। अलबत्ता चेहरे, मनाज़िर, छोटी-छोटी जुज़ियात, कपड़ों के डिज़ाइन पूरी तफ़सील के साथ उसे याद रहा करते थे। और उसे याद नहीं था कि उससे पाशा को उस लंच पे देखा हो। वहाँ बहुत से लोग थे, वो यकीनन वहाँ होगा, मगर हया की निगाह ही उस पे नहीं पड़ी होगी, वरना पाशा की तस्वीर देखकर उसे वो चेहरा जाना-पहचाना लगता।
उस लंच में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो मामूल से हटकर हो, सवाए उस लड़की के जिसकी ट्रे में 4 कप थे। उससे कदरे अचंभे से आंखें खोली। उसे वो लड़की क्यों याद आई थी? हॉल में नहीं, अलबत्ता होटल की लॉबी से होकर जब वो रेस्टोरेंट से गुजर रही थी, तब वो उससे मिली थी। हालांकि हया उसे नहीं जानती थी, मगर उससे कहा था कि वो उससे यूनिवर्सिटी में मिल चुकी है। हया को ऐसा कोई वाकया याद ना था, मगर वो लड़की मिस रही थी कि वो मिल चुकी है। उससे आंखें मूंद कर दोबारा वो मंजर याद करने की सही की। वो ज़ारा के साथ चलती हुई जा रही थी कि सामने से ट्रे में 4 कप लिए वो दराज़कद लड़की चलती हुई आई। फिर उसके तहैयल में मुखल होने वाली आवाज़ सुनी थी। उससे खौफ से आंखें खोली और फ़ोन को देखा। वहाँ पाकिस्तान का नंबर लिखा आ रहा था। अभी तो ये नंबर उससे किसी को नहीं दिया था। फिर हेलो, उससे फ़ोन कान से लगाया। हया, मेजर अहमद हियर। वही भारी खूबसूरत शाइस्ता आवाज़, उससे गहरी सांस सी। ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो जितना उनको परे धुतकारे, वो उसका साई की तरह ताक़ुब करते रहेंगे। कहिए, किससे फ़ोन किया है आपने? उसकी आवाज़ से खुद बहुत रुखा इधर आई। ये पूछना बेसुध था कि मेजर अहमद को उसका नंबर कैसे मिला, और फ़ोन बंद करना भी बेसुध था। वो फिर फ़ोन कर लेगा और करता ही रहेगा। उसे किसी और तरह से अब उसे डील करना था। क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? उसकी आवाज़ बोझल थी, थकान से भरी, कम से लबरेज, उदास, मुतफिक्र। हया ने लम्हे भर को सोचा। उसका ज़हन चंद ख़यालात को तरतीब देने लगा था। देखिए मेजर अहमद, उसे सोच सोच कर कहना शुरू किया, अगर तो आप कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो किसी शादीशुदा औरत से करना गैर मुनासिब है, तो मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप कोई बाहमी मुफाद की बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको सुन रही हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आवाज़ फ़ोन में उभरी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है जो आपके साथ हुआ। वो एकदम बिल्कुल साकित हो गई। उसके अगवा की खबर फैल चुकी थी। तो क्या वो सब राज सही रहा? एक बोझ सा उसके दिल पे आन गिरा था। फिक्र न करें, पाकिस्तान में किसी को इल्म नहीं हुआ। वो उसके लहजे पर गौर करने लगी। क्या ये कोई धमकी थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में सबको इल्म हो सकता है? उसके पास यकीनन उसकी वीडियो थी, और बादशाह के पास उसकी बहुत सी तस्वीर। ब्लैकमेलर्स। मैंने आपसे कहा था ना, अगर जिंदगी में कोई आपको जन्नत के पत्ते ला कर दे तो उन्हें थाम लीजिएगा। वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे। उसकी आवाज़ में दिल को चीरता हुआ डर था। और मैंने भी आपसे कहा था कि हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी हैं। आपने मेरी बात नहीं मानी। मुझे इस वाक़ये ने जितनी तकलीफ दी है, शायद जिंदगी में किसी और शय ने इतनी तकलीफ नहीं दी। मैं अगवा हुई, जुल्म मेरे साथ हुआ, तो आप मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? वो हर किसी को अगवा नहीं करते, खूबसूरत लड़कियों को करते हैं। मैं खूबसूरत हूँ, तो इससे मेरा कसूर है? वो हैरान नहीं हो रही थी, वो पूछ रही थी। उन्हें ये पता चला कि आप खूबसूरत हैं, इसमें आपका कसूर है। वो भी तंज से ही कर रहा था, बस मग़मूम अंदाज में कह रहा था। तो अब मैं क्या करूं? अब इन सारे मसाइल से कैसे जान छुड़वाऊं? कौन सा मसला है, मुझे बताएं। आप मुझे हमेशा अपना खैर ख्वाह चाहेंगी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर एक फैसले पर पहुंच कर कहने लगी, अगर कोई आपको ब्लैकमेल करने लगे तो क्या करना चाहिए? ब्लैकमेलर एक बेनतने बैल की तरह होता है हया। उससे भागेंगी तो वो आपका ताकुब करेगा और थका थका कर मार देगा। सो उससे कमर करके भागने की बजाय उसका सामना करें और आगे बढ़कर उसको सींगों से पकड़ लें। दुनिया का कोई ऐसा ब्लैकमेलर नहीं है जिसकी अपनी कोई ऐसी कमजोरी ना हो जिस पे उसे ब्लैकमेल न किया जा सके। आपकी क्या कमजोरी है? बहुत सी हैं। कमजोरियां पूछी नहीं तलाशी जाती हैं, लेकिन मैं ब्लैकमेलर नहीं हूं। अगर मुझे आपकी कमजोरी तलाशनी होती तो पूछती नहीं। उसे जरा महसूस से अंदाज में जताया। वैसे वो पजल बॉक्स मुझे किससे भेजा था? वो जवाबन खामोश रहा। मेजर अहमद, मेरा ख्याल है अब हम ये डम गेम बंद कर दें, और ये बात तस्लीम कर लें कि आप मुझसे ख्वाजा सरा बनकर मिलते रहे हैं। उससे पिंकी के बजाय ख्वाजा सरा कहना मुनासिब समझा। मैं तस्लीम करता हूं। आप पिंकी थे, मगर डॉली कौन था? अरे, आरपी की माँ ने बताया तो था आपको। क्या मैंने कभी डॉली का असली चेहरा देखा है? नहीं, आप उसे नहीं जानती। वो बॉक्स मुझे डॉली ने भेजा है, मगर उसकी पहेली वो किसने लिखी थी? कौन लिखता है ये पहेलियाँ? क्या आप लिखते हैं? वो खामोश रहा। मेजर साहब, मुझे सच सच बता दें, वैसे मैं जानती हूँ कि वो आप ही लिखते हैं। आप जैसे लोग मन से आराम पे आने की बजाय पसी मंसिर में बैठकर अकल की डोरें हिलाते रहते हैं। जी,
वो मैं ही लिखता हूँ। वो क्रीमी आई वाली पहेली भी आपने लिखी थी, बल्कि आपसे लिखवाई गई थी। जी, वो मैंने ही लिखी थी। वैसे पजल बॉक्स खोल लिया आपने? उससे पहली दफ़ा मेजर अहमद की आवाज़ में सरसरी सा तजस्सुस महसूस किया। क्या उसकी कमज़ोरी उसके हाथ में आने लगी थी? जी, खोल लिया, और मुझे वो मिल गया जो ट्रॉली मुझ तक पहुँचाना चाहता था। वो बालों की लट उँगली पे लपेटती बड़े इत्मीनान से कह रही थी। अपनी बात के इख्तिताम पे उससे वाज़ेह तौर पे कुर्सी के पहियों की आवाज़ सुनी। जैसे रिवॉल्विंग चेयर पे टेक लगा कर बैठा मेजर अहमद करंट खाकर आगे को हुआ था। वाक़ई? उसकी आवाज़ से मुख्ताज से हैरत थी। जी, पहेली आसान थी, मैंने पूछ ली। वैसे जो उसमें था वो इस वक्त मेरे हाथ में है, और उससे मुझ पे एक बहुत हैरत अंगेज इंकशाफ किया है। जो बॉक्स में था, वो आपके हाथ में है और उसने आप पर एक इंकशाफ किया है? वो रुक रुक कर उसके अल्फाज सुराकर जैसे तस्दीक जा रहा था। जी बिल्कुल, जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नहीं, आपसे अभी तक वो बॉक्स नहीं खुला, लेकिन मुझे आपका यूं ज़हन इस्तेमाल करके मुझे घेर कर कुछ उगलवाने की कोशिश अच्छी लगी। आयन दिल मिलाकर मोबाइल को देखा। उससे कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रही थी? अच्छा, मुझे नींद आ रही है, वो जरा बेसारी से बोली। आप बेशक सो जाएं, मगर प्लीज़ फ़ोन मत बंद कीजिएगा। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था। जब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं तो आप क्या सुनेंगे? मैं आपकी खामोशी सुनूंगा। मैं सो रही हूँ, बाय। उसने तकिए पे सर रखते हुए चांद छोड़ो वाले अंदाज में कहा, मगर फिर उससे वाकई मोबाइल बंद नहीं किया। एक हाथ से फ़ोन कान पे से लगाए, दूसरा पासों आंखों पे रखे वो कब सो गई उससे इल्म नहीं हुआ। सुबह उठते ही उससे मोबाइल चेक किया तो मेजर अहमद की कॉल का दौरानिया 3 घंटे और 20 मिनट लिखा आ रहा था। वो तंबा खुद रह गई। उससे तो बामुश्किल 10 मिनट मेजर अहमद से बात की थी, तो क्या 3 घंटे वो उसकी खामोशी सुनता रहा था? अजीब आदमी था ये भी। फिर जिस रोज़ उससे आयशी के साथ उन दोनों बहनों के कमरे की सेटिंग तब्दील करने का प्रोग्राम बनाया, उस सुबह उससे जिहान को अपना नंबर मैसेज कर दिया, बगैर किसी बात के। जब वो आयशे के हमरा बड़ा बेड अंदर रखकर और छोटा बेड बाहर निकाल कर शॉवर लेने के बाद तौलिए से बाल थपथपाकर सुखाती बाहर आई, तो बेड पे रखा उसका मोबाइल बज रहा था। जिहान कॉलिंग। अम्मा से जब उससे जिहान का नंबर लिया था तो सिर्फ मोबाइल में महफूज नहीं किया, बल्कि जुबानी याद भी कर लिया। अगर कभी दोबारा अस्सलाम वालेकुम, उससे एक दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ फ़ोन कान से लगाया, दूसरे हाथ से वो तौलिया नरमी से गीले बालों में रगड़ रही थी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? वो भी दूसरी तरफ जैसे बहुत अच्छे मूड में था। बहुत अच्छी, और तुम? जैसा पहले था। और तुमने फ़ोन ठीक करवा लिया? मम्मी कह रही थी तुम्हारा फ़ोन खराब हो गया था। हाँ, बहुत कुछ खराब हो गया था। वैसे अभी 1-2 रोज़ पहले नया फ़ोन लिया है, वो तौलिया कुर्सी की पुश पे डालते हुए बोली। फिर तो बहुत जल्दी नंबर दे दिया तुमने। मुझे तवक्का नहीं थी किसी को मुझसे बात करने की जल्दी होगी, इसीलिए। अच्छा, अपने ये तंज छोड़ो, मुझे बताओ तुम डोर्म में हो? मैं ज़रा मज़ाफ़ात में आया हूँ। तुम्हारे कैंपस से 10 मिनट की ड्राइव पे हूँ। चलो फिर साथ लंच करते हैं। उसी पल आयशे कुछ लेने कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे की तासुरात देख कर रुक गई। वो मुझ सी फ़ोन पे कह रही थी, नहीं मैं अभी कैंपस हूँ। आयशे ने लम्हे भर को गौर से उसे देखा, फिर जैसे समझ कर सिर हिलाती आगे आई। राइटिंग टेबल पे रखे मग से पेन निकाला, नोटपैड के ऊपरी हिस्से पे कुछ लिखकर उससे पैर उसे थमाया, फिर खुद बाहर चली गई। आया ने रुककर सफ़े पे लिख के अल्फाज पढ़े, सच से बेहतर जवाब कोई नहीं होता। हया। दूसरी जानिब वो पूछ रहा था, जिहान मैं बयूक अदा में हूँ। वो पैड पकड़े उस पे लिखी तहरीर को देखते हुए बोली, ओह, फ्रेंड्स ट्रिप था कोई? मुझे पहले बता देती तो। मैं इधर कुछ दिन से रह रही हूँ, मेरी फ्रेंड का घर है इधर। और फिर तुम्हें क्या बताती, तुम तो हमेशा मसरूफ़ होते हो। उससे हमले का रुख बदला तो वो दफ़ाई पोजीशन में आ गया। इतना मसरूफ़ कहाँ होता हूँ? फिर कल मिलते हैं, तुम कल बयूक अदा आ जाओ, क्योंकि मैं तो चंद दिन अपनी फ्रेंड के साथ इधर ही रहूँगी। कल मैं मसरूफ़ हूँ। अच्छा परसों? मैं अगला सारा हफ्ता मसरूफ़ हूँ। तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, मैं काम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। उससे ठग से फ़ोन रख दिया था। जी हाँ, उसे झुंझलाकर मोबाइल कान से हटाया। उस शख्स का कोई पता नहीं चलता था उससे कब क्या बुरा लग जाए। बाहर से बाहर फिर से आवाज़ देने लगी थी, हया ये करीमी आय क्या है, कोई हिंट दे दो। जो भूजेगा गिफ्ट उसी का होगा। उससे जवाबन जोर से आवाज़ दी। बाहर फौरन खामोश हो गई।
अब्दुल रहमान का तोहफा किसी दूसरे से शेयर करने का तस्वुर भी उसके लिए सुहानी रूह था। उस सुबह वो अभी गहरी नींद में थी जब मोबाइल अचानक बजने लगा। चमकती स्क्रीन पे जिहान का नाम चल पूछ रहा था। उसे हमार आलूद सा हेलो कहते हुए फ़ोन कान से लगाया। मैं फेरी से भैयू का आ रहा हूँ, तुम पोर्ट पे पहुंच जाओ। क्या? वो एक झटके से उठ बैठी। तुम आ रहे हो? उसके लहजे में सारे ज़माने की खुशी डर आई थी। हाँ, मैंने सोचा बंदे को इतना मसरूफ भी नहीं होना चाहिए। वो हंसकर बोला। वो लिहाफ पहनकर बाहर को भागी। आयशा किचन में काम करती नजर आ रही थी। बाहर एक कुर्सी पे बैठी नाश्ता कर रही थी। आज तुम जंगल नहीं जाओगी, बस मैंने कह दिया। हलीमा आंटी ने कहा है कि तुम्हें पूरा सबक दोबारा याद करने की ज़रूरत है। मगर आयशे, बाहर ने मुंह बसोर कर प्लेट परे हटाई। आयशे, मुझे पोर्ट जाना है। वो भागती हुई चौखट में आन रुकी। मेरा कज़न आ रहा है इस्तांबुल से। ठीक है, फिर हम पहले पोर्ट चले जाएंगे। ठीक। वो अपनी खुशी छुपाती तैयार होने वापस भाग गई। तो रुस्कब हलीमा आंटी ने आयशे के हाथ उसके लिए एक मैरून कलर का शीशू के खाम वाला कुर्ता भेजा था। उससे नीली जीन्स पे वही घुटनों तक आधा कुर्ता पहन लिया और गीले बाल खुले छोड़ दिए। कंधों पे उससे उससे आयशे का मैरून पोंचो पहन लिया था। भाई को हलीमा आंटी के पास छोड़कर वो दोनों फेरी फोर्ट पर आ गई। फेरी अभी 5 मिनट कब पहुंचा था। टूरिस्ट का एक पैर बेखड़ा उससे उतरा रहा था। वो आंखों पे हाथ का साया किए फेरी से उतरते लोगों को मुतलाशी निगाहों से देखने लगी। तभी उसे जिहान नजर आ गया। वो नीली जीन्स की जेबों में हाथ डाले सामने से चलता हुआ आ रहा था। उससे भी ऊपर मैरून स्वेटर पहन रखा था। जिहान को अपने करीब देखकर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। जिहान, ओवर हियर। उससे हाथ ऊंचा करके हिलाया। जिहान ने देख लिया था। तभी धीमा सा मुस्कुराता उनकी तरफ आ गया। वाओ, तुम तो टाइम पे पहुंच गई। थैंक्स। ये मेरी फ्रेंड है, आयशे गुल। मैं इसी के साथ रह रही हूँ। और आयशे, ये मेरा कज़न है, जिहान सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। आयशे ने अपने नर्म हंसी खुशैलाक अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम। उससे मुस्कुराते हुए सर को जंबिश दी। तो तुम इनकी बिन बुलाई मेहमान बनी हुई हो। अरे नहीं, बिन बुलाई क्यों? हमने तो खुद हया को बासित इसरार चंद दिन इधर रुकने का कहा था। आयशे जरा छिप गई। फिर थोड़ी देर ही वो रुक पाई कि उसे जंगल जाना था। वो चली गई तो वो दोनों बंदर घास से हटकर सड़क की तरफ आ गए। मैरून और नीले रंग में मलबूस वो सड़क के किनारे चलते बिल्कुल एक से लग रहे थे। तुम्हारा फोन इतनी अफरा तफरी में आया कि मैं नाश्ता भी नहीं कर सकी। मेन बाजार में रेस्टोरेंट के खुले फ्रंट से इश्तेहांगेज सी खुशबू बाहर आ रही थी। तो फिर जाओ और मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ, मगर पे मैं करूँगा। उससे वॉलेट निकालकर चंद नोट निकाले। तुर्क रस्म और रिवाज के मुताबिक अदायगी हमेशा मेजबान करता है और इधर मेजबान मैं हूँ जिहान। छोड़ो तुर्क रसूम को, हम पाकिस्तानी हैं। शुक्र है तुम्हें याद तो रहा। उसे नोट पकड़े और रेस्टोरेंट से किराए की समेत चली गई।